नमस्कार सभी प्यारे भाइयों और बहनों का। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी शॉर्ट्स पर। जिन प्यारे लिसनर ने सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, मैं उन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और कहानी के आखिरी और तीसरे भाग में उन लिसनर का नाम भी लिया जाएगा। और उन भाइयों से मेरी विनती है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दे। दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं फिर उस पुराने दौर में जब भारत पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। और उस वक्त भारतीय घने जंगलों की हकीकत बिल्कुल ही अलग हुआ करती थी। वो समय और लंबे घने पेड़ सिर्फ परिंदों का घर नहीं थे, बल्कि वहां छिपा रहा था खौफनाक रहस्य में मौत का वो खूंखार साया, जिनको याद करके आज भी वो आसपास गांवों के लोग कांप उठते हैं, जिनकी कहानियां किसी भी इंसान का खून जमान देने के लिए काफी है। और उन घने अंधेरे जंगलों में मौत अपने शिकार पर चुपके से निकला करती थी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए उसी ब्रिटिश दौर की एक सिहरन से भरी और खून जमा देने वाली कहानी, जहां हर मोड़ पर छुपा है रोमांच और हर झाड़ी के पीछे छुपा हुआ है वो खौफनाक शिकारी। क्योंकि अब शुरू होने जा रही है एक ऐसी दर्द भरी दास्तान जिसे सुनकर आप रोमांच से भर जाएंगे। और कहानी का एक एक वाक्य ऐसा होगा जैसे आप उसी अंधेरे जंगल में कहीं छुप कर खड़े देख रहे हैं, और वो खून खराबा आपकी आंखों के सामने ही हो रहा हो, और आपके पूरे शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ जाएगी। तो दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ कहानियों के इस खौफनाक सफर स्टोरी शॉर्ट्स चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है जिसका नाम है खौफनाक सजा। उसका आज आप दूसरा भाग सुनेंगे। ये किस्सा 1910 का है, जब पूरा मध्य भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था और मंडला बालाघाट के गहरे अंधकार में सालवन अपने बाघों के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। इतने घने कि कई मील तक धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी। इन्हीं जंगलों में शिकार करने के लिए इंग्लैंड से 3 अंग्रेज, थॉमस विल्सन, जॉर्ज कार्टर और आर्थर मिल्टन, भारत पहुंचे थे। ये तीनों अफ्रीका के जंगलों में लंबी शिकार यात्राएं कर चुके अनुभवी शिकारी थे, और अब उनकी चाहत थी कि भारत के असली शेर राजा बाघ से अपना सामना करें। नागपुर पहुंचे ही थे कि वहां तैनात उनके पुराने परिचित ब्रिटिश वन अधिकारी हेनरी कॉलिंस ने उन्हें मंडला बालाघाट के गड़ी रांजर ब्लॉक के जंगलों में शिकार की आधिकारिक अनुमति दिलवा दी। अनुमति पत्र हाथ में लेकर तीनों अंग्रेज आगे बढ़े और बालाघाट के पुराने डाक बंगले में ठहरे, जो लकड़ी और पत्थर से बना था। तीनों अंग्रेजों की उत्सुकता तब और बढ़ गई जब गाइड रामशरण ने बताया कि यहां एक बड़ा नरबाग कई दिनों से मवेशियों का शिकार कर रहा है और आसपास के गांव वाले बुरी तरह दहशत में हैं। इंग्लैंड से मजे के लिए आए इन अंग्रेजों के लिए यह और भी रोमांचक हो गया। उन्होंने उसी शाम शिकार की तैयारी की और ठान लिया कि अब उसी बाघ का शिकार किया जाए। और उन्होंने उस बाघ का शिकार करने के लिए एक पेड़ पर बैठ गए और उस बाघ की गोली मार दी। उस बाघ की दर्द भरी दहाड़ सुनकर उसकी जोड़ीदार बाघिन वहां आ गई और छुप कर बैठ गई। जब वो शिकारी बाघ के मर जाने पर नीचे उतरे तो वो नहीं जानते थे कि एक बाघिन झाड़ियों में छुपकर उनके नीचे उतरने का ही इंतजार कर रही है। और जैसे ही वो पहला शिकारी बाघिन के पास पहुंचने लगा, बाघिन बिजली की तरह उस शिकारी जहाज पर चिपट पड़ी और उसे उठाकर झाड़ियों में गायब हो गई। उसके बाद बाकी 2 अंग्रेज थॉमस और आर्थर ने गोलियां चलाई, मगर वो कहीं नहीं दिखी। वो दोनों बहुत डर चुके थे और वक्त भी शाम ढलने का था। अंधेरे होने से पहले वो इस घने जंगल से बाहर निकल जाना चाहते थे और अगले दिन ही अपने साथी की लाश ढूंढने आएंगे। और लोगों के साथ थॉमस और आर्थर अब लगभग टूट चुके थे। उनके पैरों में जान नहीं बची थी, सांसें फूल रही थी और आंखों के सामने अंधेरा तैरने लगा था। पर मौत का डर किसी भी थकान से ज्यादा ताकतवर होता है, और वही डर उन्हें आगे घसीट रहा था। घना जंगल अचानक थोड़ा विरला होने लगा। पेड़ों की घनी कतारें खुलने लगीं और दूर कहीं हल्की पीली रोशनी कांपती हुई दिखी, मानो कोई दीपक हवा में डोल रहा हो।
दोनों ने एक साथ महसूस किया कि शायद ये जंगल की सीमा है, शायद वहां उनका कोई बचाव हो सकता है। पर उसी पल उनके ठीक पीछे पत्तों का तेज कंपन उठा। भारी गीली मिट्टी पर किसी विशाल देह के उछलने की आवाज, और फिर वही गहरी खून की प्यास से भरी गुर्राहट। दोनों की रूह कांप गई। थॉमस ने चीखते हुए कहा, आर्थर, भागते रहो बस, वो बाघिन बहुत पास है। और फिर वे दोनों दौड़ पड़े, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी पीठ पर कोड़े मार रहा हो। जंगल के किनारे पहुंचते ही दोनों लड़खड़ाते हुए खुले मैदान में गिर पड़े। उनके फेफड़े सांस चढ़ने से जल रहे थे, शरीर मिट्टी और पसीने से भीगा था, और उनकी नजरों में दुनिया तर रही थी। पर तभी किसी की आवाज आई, क्या तुम थॉमस और आर्थर हो? गाइड रामशरण ने पुकारते हुए कहा। वह गांव के रास्ते पर खड़ा था, हाथ में एक डंडा लिए। उसने जंगल से आती गोलियों और गुर्राहट की आवाजें सुन ली थीं, और वो समझ गया था कि कुछ बेहद भयानक होने वाला है। उसके चेहरे पर चिंता नहीं, खालिस डर लिखा था। वह उनकी ओर भागा, उन्हें खींचकर उठाने की कोशिश की, पर उसके हाथ भी कांप रहे थे। जल्दी चलो, वह यहीं आ जाएगी। तुम दोनों ने क्या कर दिया? क्या उठा लाए उसके पीछे? थॉमस बोल नहीं पाया, पर आर्थर ने हाँफते हुए कहा, वो बागिन जिसने हम पर हमला किया था, वह अभी पीछे ही है। आर्थर का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि उनके पीछे के जंगल ने अचानक सन्नाटा खा लिया। एक ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले की आखिरी सांस जैसा था। सबने मुड़कर देखा। जंगल की काली दीवार के पीछे दो अग्नि जैसी आंखें चमक रही थी। बागिन, उसकी सांसों की फुफकार इतने साफ सुनाई दे रही थी जैसे वो उनके कानों के बीच खड़ी हो। उसके शरीर पर गहरे घाव अभी भी रिस रहे थे, पर उसकी आंखों में वह पागलपन था जो बदले की आग में जलता है। उसकी हर सांस में दहशत थी, हर कदम में खामोश क्रोध। रामशरण ने कांपते हुए बंदूक उठाई, पर थॉमस ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मत चलाना। अगर गोली चूकी तो। वह बाकी शब्द बोल ही नहीं पाया। बागिन धीरे धीरे अपनी जगह से बाहर आई। उसकी मांसपेशियों में खिंचाव, उसके पंजों की मिट्टी पर रगड़, उसकी लंबी दुम का धीमा झटका, सब संकेत दे रहे थे कि वह चपटने ही वाली है। गाइड फुसफुसाया, भागो, गांव की तरफ भागो, नहीं तो आज रात कोई नहीं बचेगा। पर उनके पैरों में ताकत अब भी वापस नहीं आई थी, और बागिन की आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी। वह अपने आखिरी हमले के लिए तैयार थी। हवा जमी हुई लग रही थी, रात का अंधेरा ठोस हो चुका था, और उस सन्नाटे में सिर्फ 3 लोगों की हांफती सांसें और एक बाघिन की भयानक गुर्राहट गूंज रही थी। और फिर बाघिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, पंजे जमीन में गाड़े, और अपने पूरे बदन को छलांग की मुद्रा में कस लिया। उसका अगला कदम अब बस किसी की मौत था। आर्थर ने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, थॉमस, अब हमारा भी अंत तय है। बाघिन अब पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसका विशाल पेशियों से भरा हुआ शरीर खुले मैदान के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था, जहां अंधेरा और फीकी चांदनी आपस में मिलकर एक भयावह दहलीज बनाते थे। उसकी भारी सांसें जब निकलती तो सामने की घास तक कांप जाती। थॉमस, आर्थर और रामशरण एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े थे, इतने पास कि अगर हवा एक पल को थम जाती तो शायद तीनों के दिलों की तेज धड़कनें भी एक दूसरे को सुनाई देती। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और हल्की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन उस हवा में एक अलग ही गंध घुली थी, ताजे खून, सड़ी पत्तियों और गीली मिट्टी की। वही गंध जो किसी भी शिकारी को पागल बना दे, और इस बाघिन को तो पहले ही क्रोध की चरम सीमा पर पहुंचा चुकी थी। उसकी आंखें ठंडी नहीं थी, वे जलती हुई कोयले की तरह दहक रही थी, और उन आंखों में सिर्फ एक इरादा साफ दिख रहा था, अगला शिकार। रामशरण ने कांपते हुए हांफती आवाज में कहा, भागो, गांव की तरफ भागो, मैं रोकता हूं। उसकी आवाज बहादुर थी, पर उसके कांपते घुटने साफ बता रहे थे कि वह खुद अपने शब्दों पर कितना विश्वास कर पा रहा था। थॉमस और आर्थर एक ही पल में समझ गए, एक बूढ़ा आदमी, एक पुरानी बंदूक, और सामने गुस्से से जलती वो लाल आंखें जैसे खुद मौत उन्हें देख रही हो, और उसके वो बड़े बड़े पीले दांत अब बस किसी भी पल उनकी गर्दन में घुसने वाले हैं। और उस बाघिन का वो विशाल शरीर एक पूरा पहाड़ जैसा लग रहा था।
रामशरण का वहां खड़ा रहना बहादुरी नहीं, बलिदान था। और तभी बाघिन ने अचानक अपना सिर तिरछा किया, जैसे हवा में मौजूद खून की गंध को पहचान रही हो। और अगला ही क्षण उसकी नजरें थॉम्स और आर्थर से हटकर सीधी रामशरण पर आकर टिक गई। पल भर के लिए वहां सन्नाटा पसर गया, और फिर एक गहरी गूंजदार दहाड़ हवा को चीरती हुई निकली, और उससे पहले कि कोई समझ पाता, बागिन जमीन पर पिछले पंजे मिट्टी में धंसाते हुए पीछे को खिंची और एक लंबी छलांग के लिए तैयार हो गई। और तभी एक अचानक धप की आवाज, मिट्टी उड़ी, पत्तियां हवा में बिखरी, और बाघिन गोलियों से भी तेज रफ्तार में आगे को उछली। रामू ने बदहवासी में चिल्लाते हुए कहा, भागो, और तुरंत बंदूक उठाकर एक फायर कर दिया। गोली की गूंज ने जंगल को हिला दिया, पर गोली ने अपने निशाने को नहीं लगी, और बाघिन हवा को चीरती हुई उसके बिल्कुल ऊपर छपट चुकी थी। और अगले ही पल उसके भारी पंजे ने रामशरण के कंधे को अंदर तक चीर दिया, और एक चीख ऐसी निकली कि जैसे पूरी रात का अंधेरा ही फट गया हो। थॉम्स और आर्थर दहशत में वहीं जड़ हो गए। वे मदद के लिए दौड़ना तो चाहते थे, पर उनका शरीर जैसे किसी साए ने पकड़ रखा हो। उनकी आवाज गले में फांस कर रह गई। रामू जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने बंदूक को नहीं छोड़ा था। वह दर्द में तड़पते हुए, हड्डियों की टूटन को सहते हुए, उस 12 डबल बैरल राइफल में एक गोली अभी भी बाकी थी, और बागिन अपने पंजे उसके शरीर पर मार रही थी। रामशरण के हाथ कांप रहे थे, खून बह रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर बिना निशाने के ही बंदूक का ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। इस बार भी गोली बागिन को नहीं लगी, मगर गोली की आवाज से बागिन पीछे उछली, छाड़ियों की छुप कर देखने लगी। वो अब और भी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। उसकी आंखें अब खून से सनी आग की दो लपटों जैसी छाड़ियों से चमक रही थीं। आर्थर और थॉमस, जो दूर पेंट के पीछे गांव की तरफ छुप कर बैठे गए थे, आर्थर लगभग रोते हुए फुसफुसाया, थॉमस भागो, वरना हम भी यहीं मर जाएंगे। थॉमस का दिल फट रहा था, पर उसे समझ आ गया, अगर वे अब ना भागे तो सुबह तक तीनों की लाशें एक ही जगह पाई जाएंगी। दोनों ने रामू को पकड़कर खींचने की कोशिश की, पर रामशरण ने उन्हें देखकर चिल्लाकर कहा, भागो, गांव वालों को जाकर बता देना कि बागिन का हमला हुआ है और अब वो रुकने वाली नहीं। भागो। थॉम्स और आर्थर भारी मन से पीछे मुड़े और गांव की तरफ दौड़ पड़े, और उनके पीछे से रामशरण की चीखों की गूंज, बागिन की गुर्राहट और मिट्टी पर मांस फटने की आवाजें एक साथ मिलकर ऐसी दहशत पैदा कर रही थी कि पैरों की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ती जा रही थी। जंगल का हर पेड़, हर छाया, हर आवाज उन्हें और डरा रही थी और तेज भागने पर मजबूर करती। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचते, हवा और भारी होती जाती, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। दोनों के कदम डगमगा रहे थे, पर वे रुके नहीं, क्योंकि पीछे सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां मौत उनका नाम पुकार रही थी। आखिरकार जब वे गांव की पहली झोपड़ी तक पहुंचे, थॉम्स ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। जंगल की अंधेरी रेखा पर वही बागिन खड़ी थी। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, और उसके जबड़ों से रामू का ताजा खून टपक रहा था। उसकी निगाहें सीधी उन दोनों पर थीं, मानो कह रही हो, शिकार अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली बारी तुम्हारी है। थॉम्स और आर्थर गांव की पहली झोपड़ी तक पहुंचते उनकी सांसें टूट चुकी थी। दोनों के सीने ऐसे उठ गिर रहे थे, मानो उनकी रूहें गले में अटक गई हों। मिट्टी में फिसलते कदम, दिल की धड़कनों का जोर और पीछे जंगल से आती भारी गुर्राहट, ये सब मिलकर उन्हें बता रहा था कि वे अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। दोनों लड़खड़ाते हुए खुले दरवाजे से अंदर घुसे और वहीं जमीन पर ढह गए। झोपड़ी में रहने वाले बूढ़े किसान और उसकी पत्नी डर से कांपते हुए उनके पास आए, पर दोनों अंग्रेज इतने हतप्रभ थे कि एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। थॉम्स का मुंह सूख चुका था, आवाज जैसे गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। वह बस कांपती उंगली से जंगल की तरफ इशारा कर पा रहा था। आर्थर की हालत तो और भी खराब थी, आंखें फैल चुकी, सांस टूट टूट कर आ रही थी, और उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी।
बूढ़ा किसान उन्हें पानी देने गया ही था कि तभी बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। लेकिन यह सामान्य भौंकना नहीं था, यह डर का भौंकना था, जैसे किसी अदृश्य दानव की आहट सुनकर जानवर पहले ही पीछे हटने लगे हों। पूरी कच्ची गली में एक तनाव फैल गया। लोग अपने दरवाजे आधे बंद करने लगे, कुछ ने तो लालटेन बुझा दी। इसी बीच गांव के किनारे से एक और आवाज आई, सूखी टहनी के टूटने की। उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी। ये आवाजें जंगल से नहीं आ रही थीं। ये गांव की तरफ बढ़ती हुई किसी भारी चीज के कदमों की थीं। थॉमस और आर्थर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या वह यहां तक आ गई? और इस सवाल का जवाब अगले ही पल मिला। एक धीमी, रोंगटे खड़े कर देने वाली गुर्राहट हवा को काटती हुई आई। इतनी धीमी, इतनी गूंजदार कि जैसे कोई जानवर नहीं, बल्कि अंधेरा खुद सांस ले रहा हो। गांव के चौपाल के पास खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। एक औरत ने अपने बच्चे को छाती से चिपकाते हुए दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। बूढ़ा किसान चिल्लाया, लालटेन बुझा दो, सब के सब अंधेरे में रहो, वो रोशनी देखकर आ जाएगी। ये सुनते ही पूरे गांव में एक एक कर टिमटिमाती लौ वाले दिए और टॉर्च बुझने लगीं। देखते ही देखते पूरा गांव अंधेरे में डूब गया, सिवाय थॉमस और आर्थर की झोपड़ी में जल रही एक कमजोर कांपती हुई लौ के। अचानक बाहर की हवा थम गई, पक्षियों की आवाज बंद हो गई, पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट तक रुक गई। ये वह खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले उतरती है, लेकिन यहां तूफान हवा का नहीं, मौत का था। झोपड़ी की दीवार के दूसरी तरफ से घास के दबने की आवाज आई, जैसे कोई बड़ा जानवर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हो। थॉमस का खून जम गया। आर्थर ने धीरे से फुसफुसाया, वो यहां है थॉमस, वो हमें ढूंढ रही है। और तभी झोपड़ी के पतले बांस की दीवार पर कुछ भारी सा रगड़ा, धीरे फिर थोड़ा जोर से। फिर अचानक एक झटके से, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, झोपड़ी हिल गई। अंदर बैठे तीनों गांव वाले डर के मारे जमीन पर बैठ गए। बाहर खड़े कुत्ते अचानक डरकर चिल्लाते हुए भाग गए, जैसे किसी ऐसी चीज का सामना कर लिया हो जिससे लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं थी। फिर एक पल के लिए सन्नाटा। उसके बाद छत पर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, भारी भारी कदमों की, जैसे कोई विशाल शिकारी झोपड़ी के ऊपर घूम रहा हो, रास्ता तलाश रहा हो कि अंदर घुसने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। बांस की टहनियां चरमराई, मिट्टी झड़कर नीचे आई, और फिर छत पर से एक हल्की पर बहुत स्पष्ट गुर्राहट गूंजी, इतनी नजदीक कि थॉमस ने अपनी गर्दन पर जैसे गर्म सांस महसूस की। थॉमस कांपते हुए बोला, आर्थर, ये तो हमें सीधे ढूंढ रही है। और सच्चाई यही थी। उसने रामशरण को मारने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। वह अब गांव में घुस चुकी थी और उसका शिकार इन दो आदमियों को छोड़कर कुछ भी नहीं था। और दोस्तों, यही था आज की रात का वो हिस्सा जहां खौफनाक मौत ने अब सिर्फ जंगल ही नहीं, गांव की दहलीज भी पार कर ली थी। वो बागिन अब अंधेरे में छुपी नहीं थी, वह उन्हीं के घरों की छतों पर चल रही थी, उनकी दीवारों को सूंघ रही थी। थॉमस और आर्थर के दिल की धड़कनों को वो अपने अगले निशाने की तरह महसूस कर रही थी। जो आगे होने वाला है वो अब सिर्फ एक हमला नहीं होगा, वह जंगल के खून का बदला होगा। एक ऐसा बदला जिसमें पूरी रात कांपेगी और शायद अब पूरा गांव भी। क्योंकि अगला हिस्सा उस चौपड़ी के अंदर से ही शुरू होगा, जहां गहरा अंधेरा सांस ले रहा है और मौत बस दरवाजे पर खड़ी है। अगर आपको लगा कि डर की हदें अब छू ली हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, अगला भाग इन सब से भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा दिल दहला देने वाला और सांस रोक देने वाला होगा। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपसे तीसरा भाग मिस ना हो जाए। गांव की ये रात बहुत लंबी होने वाली है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, और अंधेरा वो तो बस अभी शुरू हुआ है। तो दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी के तीसरे और आखिरी भाग में, और तब आप सभी अपना ख्याल रखना। और इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, गुड नाइट और शुभ रात्रि। और हाँ, आज खिड़कियां अच्छे से लॉक कर लेना।